नमस्कार साथियों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर विद सतिंदर। चलिए फिर शुरू करते हैं 3 फरवरी 2025 के करंट अफेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बारे में, और ऐसे ऐसे पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा जो आपको बहुत कम ही चांस है कि कहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया दोस्तों तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं होगा। हम लोग हर एस्पेक्ट क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं एक मैप के क्वेश्चन के साथ और चलते हैं मैप में। लाइबिया, ये देखिए दोस्तों, ये है लाइबिया। अब लाइबिया में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में क्या पड़ रहा है? नॉर्थ में पड़ रहा है मेडिटेरियन सी, और इसके ईस्ट में क्या पड़ रहा है? इसके ईस्ट में पड़ रहा है इजिप्ट। अगर आप देखेंगे इधर साउथ ईस्ट हो गया ना, साउथ ईस्ट में आपका पड़ गया सूडान, साउथ में पड़ गया चैड, और उसके बाद आप देखेंगे वेस्ट में क्या पड़ गया आपका? नाइजर, और वेस्ट में क्या पड़ गया? अल्जीरिया। उसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ गया? टूनिशिया। और यहीं पे ये मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करता है ग्रीस, इटली और माल्टा के साथ। अब माल्टा अगर आप देखेंगे तो इधर है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, इन सब के साथ ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आप देखेंगे तो लाइबिया से एक हॉट विंड भी पास होती है जिसका नाम है सिरक्को। ठीक है, काफी खतरनाक होती है, कम 3 से 4 दिन तो चलती है लगातार। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए लाइबिया इसलिए भी फेमस है, यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है अजीजिया, है ना, और ये नॉर्थ में ही कहीं पड़ता है। ठीक है, तो लाइबिया के नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साइड पड़ता है ना। यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है अजीजिया। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड। ठीक है, और अर्थ पे जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहीं पे रिकॉर्ड किया गया था नॉर्थ वेस्ट साइड में, यहाँ पे अजीजिया एक छोटा सा टाउन है वहां पे। चलिए फिर हम लोग फिर चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे 2025। अब ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बारे में एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आपको आज ही के वीडियो में सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेसिक से डिफरेंस। आप जान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसमें डिफरेंस ये है, इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा रिकॉर्ड है एक साल पहले का। क्या रिकॉर्ड है? एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इकोनॉमिक रिकॉर्ड है जो बताता है कि हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, उस फिस्कल ईयर में। ठीक है, तो यही चीज हम लोग प्रोवाइड कर रहा है, कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडिया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर ऑफ 2024 से 25। ठीक है, और बाकी बजट में क्या डिफरेंस है? बजट क्या होता है? आपका एक प्लानिंग है। जैसे आपके पास सैलरी आती है ना, तो आप उसमें प्लान करते हैं ना कि पूरे महीने कैसे खर्च करना है ना। तो अगर मान लो पैसा कम पड़ता है तो आप कहाँ से उधार लेंगे, कैसे लेंगे, तो वो जो मैनेजमेंट होता है वो देश के स्तर पे जो होता है तो उसको बजट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए कुछ जरूरी बातें। ये रिलीज होता है 31 जनवरी 2025, एक दिन पहले रिलीज होता है। किसके? बजट से पहले। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। एक तो आपको बेसिक लोगों को पता चल जाएगा सबको कि जब बजट आ रहा है तो उसमें लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या है। अगर आपको पहले से पता है कि रिकॉर्ड क्या है और फिर क्या चेंजेस है, तो इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं। कोई भी बेसिक तो आप ये जान लीजिए। ठीक है, और बाकी जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया है ना, और बजट हो गया है ना। पहले क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे एक समय तक एक साथ ही आता था बजट के, ये तो बाद में स्टार्ट हुआ है ना कि इसको इकोनॉमिक सर्वे। अब वैसे बजट में भी आप जान लीजिए इसका भी समय अलग अलग था। जैसे कि एक समय था कि जो शाम को आता था 5 बजे, फिर उसके बाद सुबह हो गया, और एक बार था कि लास्ट वीक जो वर्किंग डे होता है ना फरवरी का, वो उस समय आता था। और फिर ये हो गया कि 1 फरवरी को आने लगा है ना, फिर सुबह कर दिया गया 11 बजे, है ना। ये सब बेसिक चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, और इसी पे ये पूरा वीडियो है। बेसिक चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर समय रहा तो फिर आपको जो बजट है उसको भी पूरा डिटेलिंग देंगे, क्योंकि उसको पूरा डिटेल होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी में करने से होगा नहीं, इसलिए अगर समय मिला तब आपको उसको डिटेल करेंगे, नहीं मिला तो आपको कल कर देंगे। और जो भी 1 से 2 दिन की करंट अफेयर बचे उन सबको एक साथ वाइंड अप करके कल का एक सेशन कर देंगे। ठीक है, पर आज एक बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए इकोनॉमिक सर्वे और ये बजट के बारे में। अब इसका काम क्या है, ये क्या देता है? ठीक है, पहले तो ये आपको 2 पार्ट में देगा। एक में तो ये रिकॉर्ड बता देगा, है ना, जो भी जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है उसके बारे में, हर डिपार्टमेंट से, हर सर्विस से, ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी सेक्टर है सब के बारे में एक डाटा दे देगा। और दूसरे पार्ट में ये क्या करेगा? पॉलिसी रिकमेंड करेगा कि कैसे हम लोग क्या चीज चेंज करें कि हमारा जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बढ़े।
ठीक है, और किन किन सेक्टर पे हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें ये डिटेल करता है अपने सेकंड पार्ट में, ठीक है, मतलब एक पार्ट में, दोनों पार्ट का अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर। ये किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑफिसर। किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये ध्यान रखना दोस्तों कि हम मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है। और ये किस डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हैं। और ये किसके अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। अब इसमें ध्यान लीजिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर देखो जब एक बार इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है तो सबसे ज्यादा मदद इससे किसको मिलती है, जैसे बैंक सेक्टर हो गया, या पॉलिसी मेकर हो गए, या इकोनॉमिस्ट हो गए, या रिसर्चर्स हो गए। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई अगर अपनी स्कीम ला रही है या फिर पॉलिसी ला रही है तो उसको एक रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो वो रिकॉर्ड देता है क्या, कौन, इकोनॉमिक सर्वे देता है। मतलब हर तरह से जितने भी क्रूशियल रिसोर्सेज चाहिए, मतलब पॉलिसी मेकर्स को, इकोनॉमिस्ट को, या रिसर्चर्स को, या बैंकर्स जो होते हैं, है ना, उन सबको ये रिकॉर्ड कौन देता है, ये इकोनॉमिक सर्वे देता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात मान ली ये क्या क्या है, ठीक है। उसके अलावा अब इसके जो की फीचर है थोड़ा सा देर बाद हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, बेसिक चीजें जो हम लोग को पता होनी चाहिए, जो वन डे एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि मतलब कब से स्टार्ट हुआ है ना, और कैसे कब पूरी किसने प्रेजेंट किया है ना, और कैसे चल रहा है, इसमें क्यों बनाया जाता है, क्या स्टैटिस्टिकल डाटा होता है इसमें, है ना, इलेक्शन ईयर में कैसा होता है, एक प्रेजेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये बाइंडिंग है कि नहीं है, ये सब क्वेश्चन का जवाब आपको इस पोर्शन में मिलेगा। अब इकोनॉमिक सर्वे आप सिंपल सा डिफिनेशन होता है इकोनॉमिक रिपोर्ट, किसका, इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड ऑफ कंट्री, ठीक है, मतलब देश स्तर पे, ठीक है। और प्रोवाइड क्या करता है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। किसके द्वारा प्रिपेयर किया था, ये हम लोगों ने अभी बात किया था, है ना, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है ना, प्रेजेंट, देखो, प्रेजेंटेड ए डे बिफोर यूनियन बजट, मतलब बजट से एक दिन पहले प्रिपेयर किया जाता है। और प्रेजेंट भी कौन किया करता है, निर्मला सीतारमन ही करती हैं, मतलब हमारी जो इस बार की हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर कोई और कर रहा है, प्रेजेंटेड बाय कोई और कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ही है, और फाइनेंस मिनिस्टर में मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब अगर मान लो एक्सेप्शन इसमें ये है कि अगर मान लो कोई इलेक्शन ईयर है, देखिए एकदम फ्लो चार्ट में बनाया दोस्तों। आप अगर इसको देखेंगे तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा शॉर्ट बना के, अगर आप उसको स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो आपको ये फ्लो चार्ट से समझ आएगा। अगर मान लीजिए एक्सेप्शन है, मान लो इलेक्शन ईयर में है, मतलब ये साल इलेक्शन चल रहा है ना, तो क्या होगा कि कुछ फिक्स नहीं है कि वो गवर्नमेंट रहेगी, तो गवर्नमेंट जो है उसमें, गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये ध्यान रखना दोस्तों, वो एक इंटरिम बजट प्रेजेंट करती है, ठीक है, इंटरिम बजट करती है। और दिस गवर्नमेंट लीव्स, मतलब ये जो इकोनॉमिक सर्वे वाला है ना, ये इसको छोड़ देती है आने वाली गवर्नमेंट पे, कौन, इंटरिम, मतलब जो पहली वाली गवर्नमेंट है, सिर्फ एक इंटरिम बजट। ये इंटरिम बजट भी कब आया था, क्यों आया था, इसके बारे में आपको समझ आएगा कि इसको इंटरिम बजट क्यों कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग पहला बजट किए थे ना, वो 7.5 महीने का था। जो पहला बजट हम लोगों ने प्रेजेंट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो 7.5 महीने का था। तो तभी से एक इंटरिम बजट, मतलब शॉर्ट पीरियड वाले को हमेशा इंटरिम बजट कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इंटरिम बजट पर पेश कर देते हैं, और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये आने वाली जो सेलेक्ट होगी गवर्नमेंट उसके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो नई गवर्नमेंट बनती है, जब अगर रिजल्ट आया था तो जुलाई में जो है वो गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे लाती है सामने, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24 को लाया किसने था, निर्मला सीतारमन जी ने लाया था। कब लाया था, 22 जुलाई 2024 को, ठीक है। कब, जब इलेक्शन हो गए थे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद कुछ जरूरी चीजें आप ये जान लीजिए कि ये बाइंडिंग नहीं है, आप समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है कि मतलब लाएगी, है ना, ये बस एक प्रैक्टिस है, ठीक है। और इसके रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि मतलब आप अपना इकोनॉमिक कंडीशन सही करने के लिए आपको ये चीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं इस रिपोर्ट से, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1950 से 51 में, ठीक है। और 1964 तक एक ही डॉक्यूमेंट होता था, मतलब एक ही पार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता था। और 1964 के बाद से यही जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे 2025 है ना, इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। अब देखिए, पार्ट बी में आपका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वेरियस सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं,
मतलब समझ रहे हो ना, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे जो भी सेक्टर हो, सबके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस पार्ट बी में है। और पार्ट ए में क्या है, इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, की चैलेंजेस क्या है, और पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है, मतलब क्या किया जाए कि इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाए, है ना, और कौन सी जगह ज्यादा लॉस हो रहा है, कहाँ ज्यादा देखने की जरूरत है, कहाँ पे ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है ना, और कौन सी चीजें करनी है उसमें, है ना, ये सारी चीजें रिकमेंडेशन किस पार्ट में होता है, इस पार्ट में होता है, पार्ट ए में, ठीक है। अब चलिए, हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अच्छे से जान लिया है ना, क्यों किया जाता है, अगर मान लो इलेक्शन होगा तो उस समय जो गवर्नमेंट होगी तो वो सिर्फ एक इंटरिम बजट पे मतलब पेश करेगी, और जो इकोनॉमिक सर्वे होगा उसको छोड़ देगी आने वाली मतलब गवर्नमेंट पे, जो कि सेलेक्ट होगी, है ना। उसके बाद इसको प्रेजेंट किया कौन करते हैं, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर करते हैं, ठीक है। किसके अंडर में आते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, कि गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। और ये क्या जरूरी है कि मतलब इसको पेश किया नहीं, बस एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेडिशन है, किया जा रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट की उसको बाइंडिंग करें, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा आप समझ गए। उसके बाद आप जान लीजिए की हाईलाइट क्या है, जो मतलब मेन आपको ध्यान रखना चाहिए, जीडीपी जो रियल है 2025 की 6.4% है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2026 के बिटवीन 6.3 से 6.8%, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है वन डे एग्जाम में, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जितने भी सेक्टर हैं सब अच्छा परफॉर्म किए हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का आप ध्यान रखिएगा, जीडीपी में इस बार 16% का मतलब कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। स्टील सेक्टर आपका 4.6% है ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है आपका 6.2% से ग्रो किया है, ठीक है। अब एनपी क्या होता है, मतलब जैसे कि अगर किसी ने लोन ले लिया आपका, जैसे आपने किसी को पैसा दिया उधर, है ना, और वो आदमी पैसे नहीं दे रहा, काफी आपने उससे बात की तब भी नहीं दे रहा है, ठीक है। एक समय के बाद क्या होगा कि वो पैसा आपको लगेगा कि उससे फायदा नहीं हो रहा है। मतलब आपने पैसा दिया क्यों था, आपने दिया था ताकि आपको इंटरेस्ट मिले। अब आपको ना इंटरेस्ट मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, तो इससे क्या कहेंगे, परफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब जो जिस चीज के लिए किया गया था वो चीज वो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पर इसका एक टाइम लिमिट है, जैसे 90 डेज होता है, उसके बाद और भी लिमिट होता है ना। अगर तब तक ना दे तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाद में कह दिया जाता है। इसका एक पर्टिकुलर डे होता है, तो इसको मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए, फिर एग्रीकल्चर हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन 16% हो गया, ठीक है। अब देखो मेन पर्पस जो मैंने आपको बताया था ना, पर्पस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इज इन रिलीजिंग इट अ डे बिफोर द यूनियन बजट टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड कम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, ताकि सब लोग, चाहे जो भी हो, चाहे सेक्टर्स हो, चाहे लोग हो, चाहे हमारे जैसे आम आदमी हो, एक एक सेक्टर, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल, मतलब उसके रिलेटेड जितने भी लोग हैं सब सान, इससे एक ओवरव्यू मिल जाता है कि बजट में एक्चुअल में हुआ क्या है ना। अब हम लोग सबसे मेन पार्ट में आ जाते हैं, बजट, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के एक दिन बाद प्रेजेंट किया था। इसको भी प्रेजेंट कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, जैसे हमारी कौन है, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो आज हम लोग जानते हैं बेसिक चीजें हैं जो बजट में हर किसी को एक्चुअली पता होना चाहिए, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक हिस्ट्री क्या थी, किस वर्ड से आया है ना, कब कैसे पेश किया गया, पहला कब पेश किया गया था, और अगर मतलब आजादी के बाद पहला किसने पेश किया था और कब पेश हुआ था, है ना। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, हमारा सबसे मेन टॉपिक वो है बजट। बजट होता क्या है दोस्तों, मैं सिर्फ ये हिस्ट्री नहीं, पूरा एक एक चीज मतलब आप जान लीजिए, जो भी रिलेटेड चीजें हैं ना, वो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो भी बताऊंगा इसमें, आप इसलिए बस जुड़े रहिए, वीडियो से जाइए मत, ठीक है। अब बजट, बजट वर्ड आया कहाँ से, बजट वर्ड आया था बोगेटे से, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है एक लेदर का ब्रीफ केस, ठीक है। अब इसको क्या कह सकते हैं आप, ए स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। मतलब मैंने जो आपको बताया, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, आपके एक साल पहले का रिकॉर्ड कि कैसा परफॉर्म रहा है आपकी इकोनॉमिक का, ठीक है। मतलब इकोनॉमिकल स्टेटस आपका क्या रहा इस समय, मतलब कितना उधार लिए हैं आप, है ना, कितना इंटरेस्ट चुका पाए हैं, क्या किए हैं, है ना, कौन सा सेक्टर परफॉर्म किया है, नहीं किया है ना, कौन सा, और ये भी बताने के लिए मतलब कौन सा, अगर ऐसे चलता रहा तो कौन सा सेक्टर करेगा नहीं करेगा, क्या क्या करना चाहिए, वो सब चीजें हम लोग को किसमें पता चलती हैं, वो सब हम लोग को पता चलता है इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि हम लोगों ने
देखा। अब बजट में क्या पता चलता है, हम लोग बजट में प्लानिंग करते हैं। जैसे एक नॉर्मल आदमी प्लान करता है ना, जैसे कि मान लो आज सैलरी है इसकी, तो वो प्लान करेगा कि भाई इसी सैलरी को पूरे महीने चलाना है। अब मान लो अगर नहीं चलता है तो फिर वो ये भी प्लान करता है कि उधार लेना कैसे है, कितना इंटरेस्ट चुकाना है, ये सब चीजें भी डिसाइड करता है ना। तो उसी तरह देश स्तर पे आपका बजट आ जाता है, जिसको हर साल पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग सुन जानते हैं इसके बारे में बेसिक बेसिक चीजें। ट्रेडिशन, बजट पेपर्स इन अ ब्रीफ केस, मतलब ये एक मतलब ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि मतलब ब्रीफ केस में, इसको भी बाद में मतलब हटा दिया गया। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ने हटा दिया गया था। हैंडेड ओवर टू यू अस बाय ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिश पहले करते आए हैं ना, तो उन्हीं के द्वारा हम लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, और इसको जब पहली बार रिप्रेजेंट किया था तो जेम्स विल्सन ने किया था, वो भी मतलब क्वीन के सामने। ठीक है, मतलब जब देश आजाद नहीं हुआ था तब का बजट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ट्रेडिशन हो गया एक। ठीक है, इंडियाज बजट ब्रीफ केस वॉज अ कॉपी ऑफ ग्लैडस्टोन बैग, मतलब एक तरह का बैग है यूज इन ब्रिटिश बजट, मतलब जो वहां पे अभी तो ये रिटायर्ड भी हो गया। ठीक है ना। उसके बाद 1940 मतलब इसी का कॉपी था। और 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया था तो उस समय सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, आइए ध्यान रखना दोस्तों, आर के शनमुखम चेट्टी। अगर ध्यान रखना, चेट्टी वर्ड याद रखना। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने मतलब बजट पेश किया था तो 1947 में कौन थे, तो वो है हमारे आर के शनमुखम चेट्टी। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, कैरिड लेदर बैग टू रिप्रेजेंट फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब आजाद भारत का पहला बजट। ठीक है, और उसके बाद 1970 से लेकर 2019 तक ये ट्रेडिशन चलती रही। कि कौन सी ट्रेडिशन, लेदर बैग वाली कंडीशन, मतलब लेदर बैग वाली ट्रेडिशन, नॉट कंडीशन, सॉरी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 2019 और 2020 में इसको चेंज कर दिया। क्या लाया गया, वही खाता। ठीक है, छोटा सा एक बैग था जो निर्मला सीतारमन जी ने कैरी करती थी। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ ये वही खाता दिखता कैसा था, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये है जो वो लेदर बैग्स बॉक्स जो कि मतलब पहले यूज हुआ था, और ये वही खाता वाला है। ठीक है, आप देख लीजिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं अरुण जेटली जी, ये हमारी अभी है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है ना, चलिए फिर टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, है ना। आप जान लीजिए, ध्यान में रह जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलो, तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 2021 में, 2019 और 20 तो ठीक है, उसमें वही खाता आ गया, चेंज कर दिया लेदर बैग को। ठीक है, पर 2021 में पेपरलेस कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसमें कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था। ठीक है, तो उस समय यूनियन बजट जो पेश हुआ था वो पेपरलेस हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो हमारा यूनियन बजट है, ये बजट वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब मेंशन नहीं है। इसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तौर मतलब नाम से जानते हैं, ये जो कि आर्टिकल 112 में है, 112 में। ठीक है, इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जान लीजिए, बजट के 6 स्टेजेस होते हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, मतलब जो भी बजट है उसको प्रेजेंट कर दिया गया एक बार। ठीक है, प्रेजेंट करने के बाद एक जनरल डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में। ठीक है, उसके बाद जो भी स्क्रूटनी होगी वो की जाएगी किसके द्वारा, जो भी कमिटीज बनाई जाएंगी, डिपार्टमेंटल कमिटीज जो भी हैं वो इसमें स्क्रूटनी करेंगी, और उसके बाद इस पे वोटिंग ऑन डिमांड होगा ग्रांट्स के लिए। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, अगर इस वोटिंग ऑफ डिमांड में अगर ये फेल हो जाती है ना गवर्नमेंट, तो उसको रिजाइन भी कर देना पड़ता है। और अगर जैसे ये पास हो जाता है तो पासिंग ऑन एप्रोप्रिएशन बिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पास हो जाता है, उसके बाद ये पास हो गया तो उसके बाद लास्ट जो होता है वो पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वोटिंग ऑफ डिमांड वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें आप एक टर्म देख रहे होंगे, एप्रोप्रिएशन बिल, ए बिल दैट सीक्स पार्लियामेंट्स अप्रूवल फॉर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान्स फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। समझ गए ना आप दोस्तों, मतलब जो भी दो मतलब गवर्नमेंट मतलब खर्चा करेगी आने वाले साल में, उसका एक ब्यौरा होता है। ठीक है, और उसके लिए जो अप्रूवल मिलता है वो पार्लियामेंट से मिलता है। ठीक, ऑथराइजेज द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहीं से निकलता है, और ये रिसीव करता है सब जगह से जो भी होता है ना। रिसिप्ट जो भी आते हैं देश के, इंटरेस्ट हो गया या कुछ भी हो गया, ये सब इसी के पास आते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, किस चीज के लिए होता है, टू पे फॉर द एक्सपेंसेस आउटलाइंड, मतलब जो बजट में जितनी भी चीजें बताई गई हैं कि इसको ये करेंगे वो करेंगे, है ना, तो वो चीजें इसी से होगा, किससे, एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने की बात ही। ठीक है, और यही आपको पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से। अब इसमें देखिए आर्टिकल 114, गवर्नमेंट विदड्रॉस मनी कहाँ से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
बाय पार्लियामेंट अप्रूवल। ये आर्टिकल 114 ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसमें अप्रूवल चाहिए होता है CFI से लेने के लिए, ठीक है। प्रोसीजर सबसे पहले क्या है, इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, ठीक है। यही वाला क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर ये मान लीजिए नहीं पास हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट्री वोट में, तो गवर्नमेंट रिजाइन करना पड़ जाता है, ठीक है। अगर पास हो गया तो ये राज्यसभा में दिया था, पर राज्यसभा में कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप मतलब आप जो रिकमेंडेशन देंगे तो लोकसभा को माने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा, ठीक है। अब इसके बाद कहा जाएगा, इसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, वो अपना एसेंट दे देंगे, और जैसे ही ये एसेंट दे देंगे वो बिकम्स अप्रोप्रिएशन एक्ट, ठीक है। ये बस एक टर्म है, जैसे मतलब बन जाता है उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल मतलब लाइन में आ जाता है और ये मतलब अपने आप ही लैप्स हो जाता है, ठीक है। एक मतलब है। उसके बाद आर्टिकल 116 है। 100 देखो आर्टिकल कौन से मैंने बताया, 112 आप ध्यान रखिएगा, जिसमें बताया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बजट वर्ड कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। और दूसरा आर्टिकल 114 ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें मतलब ये बताया जाता है कि मतलब गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेती है, CFI से, पर कैसे लेती है, पार्लियामेंट के अप्रूवल से। तो ये आर्टिकल 114 बोलता है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखना आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट। ये क्या होता है ना, एक टेम्परेरी बेस पे है ना, क्योंकि मान लीजिए जो अप्रोप्रिएशन बिल है इसको पास होने में काफी टाइम लगता है, तो उससे पहले भी मतलब कुछ पैसा चाहिए होता है गवर्नमेंट को स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो वोट ऑन अकाउंट होता है, वो 116 में दिया होगा, इसके बारे में पूरा डेफिनेशन सारी चीजें, ठीक है। ग्रांट इन एडवांस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर नीडेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये हो गया। अब देख लीजिए इसमें अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस क्या है। ये दोनों के दोनों मनी बिल ही होते हैं, ठीक है। अब मनी बिल क्या होता है, बिल कॉल्ड मनी बिल इफ इट only contains provision related to taxation, borrowing of money by the government and expenditure or receipt to the CFI, ठीक है। ये सब चीज आप जान लीजिए, मतलब जिसमें टैक्स इन्वॉल्व हो या फिर गवर्नमेंट की बोरोइंग इन्वॉल्व हो, एक्सपेंडिचर हो, या रिसिप्ट जो मतलब लेते हैं मतलब CFI से, वो सब इन्वॉल्व हो, तो उस बिल को क्या कहेंगे, मनी बिल कहेंगे। ये दोनों के दोनों मनी बिल ही है, ठीक है। बोथ फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल्स आर मनी बिल्स एंड डू नॉट नीड कंसेंट ऑफ राज्यसभा से कोई जरूरी नहीं है कंसेंट, और उनके रिकमेंडेशन मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। और फाइनेंशियल बिल प्रोविजन है, और ये अप्रोप्रिएशन बिल पर्पस है विड्रॉ का, ठीक है। प्रोविजन ऑन फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट और पर्पस फॉर विड्रॉ द मनी, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए CFI, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका एक आर्टिकल ध्यान रखिएगा 266, ठीक है। फॉर विड्रॉ फंड पार्लियामेंट ऑथराइजेशन में चाहिए होता है, इतना बस ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 266 किससे है, CFI से रिलेटेड है। अब जान लीजिए बजट, मतलब आगे टर्म जो है, बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द नोडल मोड। मतलब आप समझ लीजिए जो भी प्रिपेयर करते हैं बजट, वो कौन करता है कि एक बजट डिपार्टमेंट है अलग, किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यही मतलब इकोनॉमिक सर्वे वाला भी करते हैं ये लोग, ठीक है। और यही प्रिपेयर भी करते हैं, जो कि मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। मेरा नोडल बॉडी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। फर्स्ट बजट, अब थोड़ा बेसिक जो हिस्ट्री के बारे में आप जान लीजिए। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो मैंने आपको बताया सेठी साहब ने किया था, ठीक है, 1947 में, ठीक है। और फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप 1860 में जेम्स विल्सन, मतलब आजाद होने से पहले की बात कर रहा हूँ, प्री इंडिपेंडेंट मान लीजिए, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन जी ने किया था और प्रेजेंटेड टू द क्राउन, ठीक है। अब PM, ठीक है, PM वो PM जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है ना। तो ये जान लीजिए सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट किसने प्रेजेंट किया है, मोरारजी देसाई ने 10 टाइम, और ये हाईएस्ट है किसी एक आदमी के द्वारा। अभी देखिए निर्मला सीतारमण जी 8 बार तो कर चुकी हैं, तो अब हो सके अगर अगली बार गवर्नमेंट बने तो रिकॉर्ड तोड़ देंगी, है ना। चलिए, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी तब होता है जब बजट तैयार हो जाए और वो प्रिंटिंग के लिए चला जाए। तो इसमें क्या होता है, हलवा बनाया जाता है, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी होते हैं, वो जो भी रिलेटेड बंदे होते हैं जिन्होंने उस पर काम किया होता है, उनको हलवा खिलाती हैं अपने हाथ से, देखे है ना। और जब ये चीज हो जाता है तो वो सब के सब जो जिन्होंने बजट बनाया है वो सब के सब पैक हो जाते हैं एक कमरे में, और ये तब तक नहीं खुलता है जब तक बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट ना हो पाए, ठीक है। इनके मोबाइल भी ले लेते हैं, फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। अब एक बात ध्यान लीजिए,
1950 तक बजट प्रिंटेड इन राष्ट्रपति भवन। पर यह है कि उस समय एक बार लीकेज हो गया था 1950 में, है ना। तो इससे क्या हुआ कि इसको शिफ्ट कर दिया गया मिंटो रोड पे नई दिल्ली में, है ना। ताकि मतलब लीकेज होने के बाद ये चीज शिफ्ट कर दिया गया था राष्ट्रपति भवन में, जब पहली बार बजट मतलब लीक हुआ ना तब। तो 1980 से अभी तक जो बजट है वो कहाँ प्रिंट होता है, वो नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ध्यान रख लीजिए कि लॉन्गेस्ट बजट, तो अगर वर्ड के हिसाब से देखोगे किसने प्रेजेंट किया है, 1991 में मनमोहन सिंह जी ने किया था, 18,650 वर्ड। अगर देखो आएगा तो नहीं, पर ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेगा ना, लमसम। और उसको लॉन्गेस्ट बजट आवर्स के हिसाब से अगर देखोगे तो 2020 में प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन जी ने, 2.42 मतलब 2 घंटे 42 मिनट का, ठीक है। और उसके बाद मतलब 2.42 है ना, डिवाइड में कर देंगे तो आप मतलब 42 मिनट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अंटिल 1999, ठीक है, 1999 तक 5 बजे तक ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में होता था, ठीक है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 घंटे में 7 मिनट होता है ना, 2.42, तो उसी 0.42 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपका मिनट आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए 1999 तक 5 बजे आता था बजट, ठीक है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में। पर इसको चेंज किसने किया, यशवंत सिन्हा ने, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने इस टाइम को चेंज करके कर दिया 11 बजे, सुबह के 11 बजे। और 2016 तक ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में आता था। पर 2017 में जो हमारे फॉर्मर लेट फाइनेंस मिनिस्टर जी थे अरुण जेटली जी, उन्होंने 1 फरवरी कर दिया, कौन सी डेट को, जो कि लास्ट वर्किंग डे होता था, ठीक है। और रेल बजट जो है पहली बार 2017 में मर्ज किया गया था, वो भी 2 ईयर्स के बाद, ठीक है। मतलब प्रेजेंट जो होता था रेगुलर साथ में, तो 92 ईयर्स तक वो लगातार फिर मतलब साथ में प्रेजेंट हुआ है। और 2017 में मतलब अलग प्रेजेंट हुआ और इसको 2017 में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यही मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि इंटरिम बजट को कैसे नाम मिला था। तो ये 7.5 घंटे मतलब 7.5 महीने का था, मतलब 7.5 मंथ का था। सिंस देन टर्म इंटरिम बजट मीन्स बजट फॉर शॉर्ट पीरियड केम इनटू बीइंग, मतलब जो अभी है, ठीक है। और 28 फरवरी 1970 इंदिरा गांधी बनी पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट, ठीक है। और शॉर्टेज बजट ये आप ध्यान रखिए, पटेल जी, एच.एम. पटेल जी ने 1977 में प्रेजेंट किया था, वो भी 800 वर्ड के हिसाब से, ठीक है। ये कुछ है दोस्तों। पर मेरे ख्याल से हम लोग मेन जो है ना बजट का जो मतलब स्टैटिस्टिकल पोर्शन है उसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। या तो हो सके मैं आज सेकंड पार्ट बना दूंगा, अगर नहीं बनाया तो कल के जो करंट अफेयर में लाऊंगा, तो उसमें बाकी जो करंट अफेयर रहेंगे उनको मर्ज करके साथ में और बजट के साथ में आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।